ग्लूकोमा ग्लूकोमा का एक नॉर्मल आई में 15 से 16 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर होता है, बट एवरेज इज 10 टू 21 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, लेकिन डायग्नोसिस के लिए हम 21 ± 6 यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ग्लूकोमा को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सिलियरी बॉडी का जो है वो सिलियरी बॉडी की एनाटमी आनी चाहिए, फिर एंटीरियर चैम्बर एंगल की और एक्वस ह्यूमर के डायनामिक्स आने चाहिए। सो बेसिकली सिलियरी बॉडी में क्या है कि दिस इज द एंटीरियर, ये इसकी एंटीरियर सर्फेस, इसकी 3 सर्फेसिस होती हैं, एंटीरियर, इनर और आउटर। ये एंटीरियर सर्फेस जहाँ हमारे पास आइरिस अटैच है, ये इनर सर्फेस जिस पे मेरे पास ये इस तरह से अंदर ये पिगमेंटेड एपिथेलियम और ये बाहर नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम, इसमें एंटीरियर आगे की 1/3 जो है वो पार्स प्लिकेटा होता है और पोस्टीरियर 2/3 जो है वो पार्स प्लेना होता है, और ये हमारे पास आउटर सरफेस है। ठीक है, ये हो गया सिलियरी बॉडी। दूसरा मेरे पास होता है एक्वस एंटीरियर चैम्बर एंगल और तीसरा एक्वस ह्यूमर। ओके, तो दूसरा मेरे पास एंटीरियर चैम्बर एंगल है। तो एंटीरियर चैम्बर एंगल बेसिकली किससे बनता है कि हमारे पास जो है ना वो ये हमारे पास कॉर्निया की जो पीछे डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन है ना वही कंटिन्यू हो के आगे आकर ये श्वाबेज लाइन बनाती है। ठीक है, श्वाबेज लाइन। ठीक है, श्वाबेज लाइन, देन ट्रबैक्युलर मेशवर्क, श्वाबेज लाइन, ट्रबैक्युलर मेशवर्क, स्क्लेम कैनाल, स्क्लेरल स्पर, सॉरी। तो बेसिकली एंगल मैं बता रही हूँ, एंगल किससे बन रहा है, श्वाबेज लाइन, ये श्वाबेज लाइन आ गई, ट्रबैक्युलर मेशवर्क और स्क्लेरल स्पर, ट्रबैक्युलर मेशवर्क और स्क्लेरल स्पर। इसके अलावा एंटीरियर सरफेस ऑफ ये वाली देखें, ये वाला बन के एक यहाँ से यूं आ रहा है और दूसरा जो है वो मेरे पास एंटीरियर सरफेस ऑफ द सिलियरी बॉडी। तो दिस इज एन एंगल विच इज फॉर्म्ड बाय द ये जो डेस्मेंट्स में ब्रेन की ही मॉडिफिकेशन है, श्वाबेज लाइन, ट्रबैक्युलर मेशवर्क एंड स्क्लेरल स्पर, और यहाँ से एंटीरियर सरफेस ऑफ द सिलियरी बॉडी। ये एंगल बन गया इस तरह से, दिस इज द एंटीरियर चैम्बर एंगल। फिर आ गया मेरे पास एक्वस फ्लो, एक्वस आउटफ्लो। एक्वस आउटफ्लो कैसे होता है, यहाँ पर देखें एक्वस आउटफ्लो ऐसे होता है हमारे पास कि सबसे पहले जो है ये आता है, यहाँ से निकलता है इनटू द, ठीक है, पोस्टीरियर चैम्बर से बेसिकली ये आ रहा है एंटीरियर चैम्बर में, एंटीरियर चैम्बर से ये जाएगा इनटू द ट्रबैक्युलर मेशवर्क, ट्रबैक्युलर मेशवर्क से, ठीक है, ट्रबैक्युलर मेशवर्क से स्क्लेम कैनाल, स्क्लेम कैनाल से एक्वस वेन, एक्वस वेन से ये एपिस्क्लेरल वेन और एपिस्क्लेरल वेन से एंटीरियर सिलियरी वेन, ऑप्थेल्मिक वेन एंड सुपीरियर वेना केवा। अब ये जो मेरे पास यहाँ ट्रबैक्युलर या ये एंटीरियर चैम्बर से ट्रबैक्युलर मेशवर्क में आया, ट्रबैक्युलर मेशवर्क से कैनाल ऑफ स्क्लेम। अभी ट्रबैक्युलर मेशवर्क के भी हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, पहले यूवियल पार्ट में आएगा, ठीक है, पहले यूवियल पार्ट में आएगा, फिर कॉर्नियोस्क्लेरल, यूवियल, कॉर्नियोस्क्लेरल एंड जुक्स्टा कैनालिकुलर, फिर जैसे कैनाल ऑफ स्क्लेम एंड एक्वस वेन और देन एपिस्क्लेरल वेन, और फिर आगे एंटीरियर सिलियरी वेन, ऑप्थेल्मिक वेन एंड सुपीरियर वेना केवा। अच्छा, आगे देखिए ग्लूकोमा। ग्लूकोमा होता क्या है हमारे पास, इट इज़ डिफाइंड एज इंक्रीज्ड रेज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, जिससे मेरे पास ऑप्टिक नर्व जो है रेज इंट्राओक्यूलर प्रेशर इतना होगा कि ऑप्टिक नर्व हेड्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे। इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज्ड, ऑप्टिक नर्व हेड फाइबर्स डैमेज हो जाएंगे, जिससे हमारे पास विजुअल फील्ड इफेक्ट्स, ठीक है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज होगा, ऑप्टिक नर्व फाइबर हेड को डैमेज करेगा और विजुअल फील्ड इफेक्ट्स नजर आएंगे। अगर हमारे पास जो है वो इंट्राओक्यूलर प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन ये लेकिन इतना है कि वो उसने ऑप्टिक नर्व हेड्स को डैमेज कर दिया और विजुअल फील्ड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसको हम नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा कहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ हमारे पास जो है वो इंट्राओक्यूलर प्रेशर ज़्यादा है बट देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन ऑप्टिक हेड्स एंड देयर इज नो विजुअल फील्ड इफेक्ट्स, तो फिर इसको जस्ट हम ऑक्यूलर हाइपरटेंशन कहेंगे। फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोमा प्राइमरी होता है, प्राइमरी ओपन एंगल, प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा, सेकेंडरी भी ओपन एंगल क्लोज एंगल ग्लूकोमा। देन मेरे पास कंजेनिटल होता है विच कैन बी ट्रू कंजेनिटल, जो एट बर्थ होता है, प्राइमरी इन्फेंटाइल 3 ईयर्स तक होता है और जुवेनाइल 3 ईयर्स से 16 ईयर्स तक, और नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा 4 टाइप आ गई। पैथोजेनेसिस ऑफ ग्लूकोमा क्या है कि हमारे पास नॉर्मली क्या होते हैं, रेटिनल गैंग्लियन सेल्स, हमारे पास सिंपली रेटिनल गैंग्लियन सेल्स होते हैं जिनको न्यूट्रोट्रॉफिन्स चाहिए होते हैं टू रिमेन वर्किंग एंड अलाइव। अब कोई भी कोई ऐसी कंडीशन होती है कि न्यूट्रोट्रॉफिन्स इनको नहीं मिलते तो ये डैमेज हो जाएंगे, इनकी अपनी एपोप्टोसिस हो जाएगी और हमारे पास जो है वो जो है रेटिनल नर्व फाइबर डैमेज होगी और विजुअल फील्ड इफेक्ट्स नजर आएंगे। अब ये कौन सी ऐसी क्या एटियोलॉजी है कि हमारे पास न्यूट्रोट्रॉफिन्स नहीं मिलेंगे टू द रेटिनल गैंग्लियन सेल्स, वो क्या रीज़न है?
इसके लिए हमारे पास दो थ्योरीज आई, एक मैकेनिकल थ्योरी और दूसरी इस्कीमिक थ्योरी। मैकेनिकल थ्योरी ये है कि हमारे पास इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा रेज्ड होगा, जिससे क्या होगा, हमारे पास प्रेशर पड़ेगा लैमिना क्रिब्रोसा के ऊपर। लैमिना क्रिब्रोसा के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और एक्सोन जो है वो आगे ट्रांसमिट नहीं करेगा, एक्सोनल डिफॉर्मेशन हो जाएगी, एक्सोप्लाज्म आगे ट्रांसमिट नहीं करेगा। और हमारे पास जो है वो एक्सोप्लाज्म आगे ट्रांसमिट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास साथ में कैपिलरीज होंगी वो उनका इस्कीमिया हो जाएगा, तो वो आगे तो फिर न्यूट्रोफिन्स नहीं आएंगे, न्यूट्रोफिन्स इनको नहीं मिलेंगे रेटिनल गैंग्लियन सेल्स को। तो वही हो गया। दूसरा इस्कीमिक थ्योरी है। इस्कीमिक थ्योरी ये हो सकती है कि हमारे पास जो है एक्सोप्लाज्म फ्लो विल बी डिस्टर्ब्ड, एक्सोप्लाज्म का फ्लो डिस्टर्ब हो गया और न्यूट्रोफिन्स रीच नहीं करेंगे गैंग्लियन को। और जब एक्सोप्लाज्म फ्लो नहीं हो रहा तो न्यूट्रोफिन्स जो है वो गैंग्लियन तक नहीं आएंगे। तो हमारे पास जो इट कैन बी बिकॉज ऑफ ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म में कोई मसला है, या वेसोस्पाज्म में, या सिस्टेमिक हाइपोटेंशन है, कोई भी रीज़न हो सकता है। फिर हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ ग्लूकोमा है विच कैन बी डन बाय टोनोमेट्री, गोनियोस्कोपी, फंडोस्कोपी, पेरीमेट्री और इमेजिंग टेक्निक। पहले हम टोनोमेट्री कराएंगे जिसमें हमारे पास स्ट्यूअर्ट्स टोनोमीटर होता है और दूसरा एप्लिनेशन टोनोमीटर। गोनियोस्कोपी कराएंगे, देन फंडोस्कोपी, उसके बाद पेरीमेट्री एंड देन इमेजिंग टेक्निक में ऑप्टिकल कोहेरेंस, स्कैनिंग, लेजर, स्टीरियो डिस्क, अल्ट्रासाउंड, बायो